हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज और आप पहुंचे हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजेंडा क्या है। एजेंडा में ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज कवर अप करनी है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शंस का बेसिक पता होना चाहिए। जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने फंक्शंस टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका फंडामेंटल आपको आना चाहिए। जो प्रोग्रामिंग में आप फंक्शंस पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, सिमिलरिटी है कुछ लेकिन वो अलग चीज़ है। और जो मैथमेटिक्स में आपने फंक्शन पढ़ा है वो अलग चीज़। क्या था? बेसिकली एक सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज़, जैसे कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ये सेट का कोई एलिमेंट इस सेट के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है, मैप्ड है, और जिस नियम के तहत मैप्ड है उसी नियम के तहत ये सारे एलिमेंट्स भी मैप्ड है। तो जब एक सेट दूसरे सेट के एलिमेंट्स से, एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स सेम रूल से मैप्ड होते हैं तो उस रूल को ही हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है ये सब मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, अभी उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिंपल रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 3x, ऐसा आपने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है। सो x की वैल्यू भी कोई इंटीजर है तो y की वैल्यू भी कोई इंटीजर ही आएगी। तो x यहाँ पे कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x की जो वैल्यू होगी वो इस सेट में से हम लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा वो y की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू इधर की किसी वैल्यू से, y सेट की वैल्यू से मैप्ड होगी। यानी ये ऐसा कुछ मैप होगा, जैसे 1 है तो 1 मैप होगा 3 के साथ, राइट। x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आने वाली है। ऐसे ही 0 मैप होगा 0 के साथ, या 2 मैप होगा 6 के साथ, 3 मैप होगा 9 के साथ, इस तरीके से मैपिंग होगी। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। अब इसी चीज को ना हम लोग यहां पर डायग्राम के थ्रू भी प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पे भी हम ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे ये x एक्सिस है हमारे पास और ये y एक्सिस है, और इसी का हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग देखेंगे x की वैल्यूज़ आप ये x एक्सिस पे ले रहे हो और y की वैल्यूज़ आप y एक्सिस पे ले रहे हो, और x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू आपको 3 लेनी है, और इस तरीके से x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आप 6 ले रहे हो, और इस तरीके से एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है इस तरीके से। इसी प्रकार से y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई भी कर्व हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर मैं x और y की जगह नाम चेंज करके x की जगह n ले रहा हूँ और y की जगह t ले रहा हूँ। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेटा और t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो x एक्सिस पे है नंबर ऑफ डेटा और y एक्सिस पे है टाइम। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो एल्गोरिदम बनाई है, जो लॉजिक बनाया है, उस लॉजिक की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब उस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप सोच लीजिए, उस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोई लॉजिक बनाया, कुछ एल्गोरिदम बनाई है, और वो एल्गोरिदम में n है नंबर ऑफ डेटा। जैसे आप बोलते हो कि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं, अब आपको इनमें से देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। तो आपका कुछ लॉजिक होगा उसको सॉल्व करने का। अभी n की वैल्यू 10 हो गई, मतलब नंबर ऑफ डेटा। अभी नंबर ऑफ डेटा हो सकता है 100 हो, नंबर ऑफ डेटा हो सकता है 1000 हो, नंबर ऑफ डेटा हो सकता है कि 10,000 हो, राइट। तो नंबर ऑफ डेटा आप कितना रखते हो
उससे कितना टाइम लगता है, मतलब 10 वैल्यूज हैं तो आपका लॉजिक कितना समय ले रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो उसका टाइम है। ठीक है, तो अगर 10 वैल्यूज हैं तो सपोज करो T1 टाइम लग रहा है, 100 वैल्यूज हैं तो सपोज करो T2 टाइम लग रहा है। तो हम इस ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर सकते हैं, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ऐसे करके आपने एक ग्राफ पेपर बनाया। तो इसमें 10 है तो कितना टाइम लग रहा है, तो आपने एक पॉइंट ले लिया। 20 वैल्यूज़ हैं तो कितना टाइम लग रहा है, आपने एक पॉइंट ले लिया। 30 वैल्यूज़ हैं तो कितना टाइम लग रहा है, 40 वैल्यूज़ हैं तो कितना टाइम लग रहा है। इस तरीके से आपने इनको जोड़ा तो इस तरीके से एक कर्व बन गया। तो आप कहोगे आपकी एल्गोरिदम का ये कर्व है, एल्गोरिदम का टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला एक कर्व, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेटा। ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका लॉजिक कैसा परफॉर्म कर रहा है 10 वैल्यूज पर, 100 वैल्यूज पे, 1000 वैल्यूज पे, 10,000 वैल्यूज पे, 1,00,000 वैल्यूज पे, टाइम तो इंक्रीज होगा, है ना। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डेटा बढ़ाओगे, जो एल्गोरिदम है उसको काम करने में समय भी तो ज़्यादा लगता जाएगा। 10 वैल्यू पर ऑपरेशन करने में शायद कम समय लग रहा है, 100 वैल्यू पे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। तो डेटा के इंक्रीज होने से, नंबर ऑफ डेटा के इंक्रीज होने से टाइम में क्या इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए तो ये ग्राफ है ना। ये कर्व से आपको क्या आइडिया लगता है? अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन है तो हम कह रहे हैं भाई जितना नंबर ऑफ डेटा बढ़ रहा है उतना ही टाइम भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये इस तरीके से जा रहा है, एक्सपोनेंशियली जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक्सपोनेंशियली जा रहा है कि भाई डेटा तो थोड़ा सा बढ़ा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। या ऐसा भी जा सकता है कि बहुत सारा डेटा बढ़ा रहा हूँ लेकिन टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग अलग लॉजिक। तो कई बार एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल लॉजिक्स होते हैं। ऐसा होता है कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने कुछ लॉजिक बनाया, आपने कुछ लॉजिक बनाया, अब हम दोनों के लॉजिक्स का हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो सपोज करो पहला सॉल्यूशन है S1, दूसरा सॉल्यूशन है S2। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जितना कर्व इस ग्राफ पेपर में हाइटेड होगा, ऊंचा होगा, उतना ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि वो वाई एक्सिस में ऊपर है। तो एक वैल्यू है जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेटा N0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी जब तक डेटा N0 से कम है, नंबर ऑफ वैल्यूज N0 से कम है, तब तक ये S1 वाला जो लॉजिक है ना, ये ज्यादा टाइम ले रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। लेकिन जब नंबर ऑफ डेटा N0 से ज्यादा है तो ये वाला कर्व ऊपर है, यानी S2 वाला जो लॉजिक है, सॉल्यूशन 2 जो है, वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो आप इजीली कंपेयर करके बता सकते हो कौन सा लॉजिक ज्यादा अच्छा है। आपने कहा कि देखो ज्यादातर प्रैक्टिकली हमें इस प्रॉब्लम में ना ज्यादा डेटा मिलेगा, N0 से ज्यादा डेटा मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई N0 से ज्यादा डेटा है ना, तो S1 वाला लॉजिक ज्यादा बेटर है क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि दोनों एल्गोरिदम्स में से कौन सी एल्गोरिदम अच्छी है। कुछ आइडिया लगा? अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, अभी मैं और डिटेल में जाता हूँ। अभी एक ओवरव्यू दिया है कि फंक्शंस क्या होता है, ये जो टाइम और नंबर ऑफ वैल्यूज़ का जो ग्राफ है ये क्या है, ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है। और इससे हम कैसे दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी बेटर है। तो बेसिकली एल्गोरिदम का एनालिसिस हम कर रहे हैं कि एल्गोरिदम कौन सी बेटर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम, अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उनके लिए हमने एल्गोरिदम्स बनाई हुई हैं। अब हमें ये देखना है कौन सी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी जा रही है हम उसको पिक करना चाहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम, अब ये एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस किन बातों पे डिपेंड करती है? तो एल्गोरिदम एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट of computational complexity theory. So it is a branch of mathematics. Mathematics और computer
ये दोनों बहुत रिलेटेड है, ठीक है। सो कंप्यूटेशन इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स इज ऑल्सो ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, राइट। तो जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एल्गोरिदम एनालिसिस, which provides theoretical estimation for the required resources of an algorithm to solve a specific computational problem. कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हो, उसका हम ये बताना चाह रहे हैं कि किन बातों पे ये डिपेंड कर रही है इसकी परफॉर्मेंस, ये हम तय कर पा रहे हैं. It is the determination of the amount of time and space resources required to execute it. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो कितना टाइम ले रही है, सॉल्यूशन जो भी हमने बनाया वो कितना टाइम ले रहा है. वैसे तो वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है. आप सोचो कि मैंने एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 लॉजिक्स बनाए हुए हैं. आप कहते हो कि ठीक है कंप्यूटर पे रन करके देख लेते हैं, दोनों लॉजिक से प्रोग्राम बनाकर कौन जल्दी काम कर रहा है देख लेते हैं. अभी क्या होता है कंप्यूटर पे जब आप कोई चीज़ रन करते हो ना तो वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहली चीज़ तो ये कि आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसा है, क्योंकि अगर 2 अलग अलग कंप्यूटर के हार्डवेयर में अंतर है तो ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर होगा वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा. तो हमारे लॉजिक का तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो लॉजिक को ब्लेम करना तो गलत होगा. और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा लॉजिक बेटर है. तो जो प्रोग्रामिंग का लॉजिक हमने बनाया है, सॉल्यूशन का जो लॉजिक बनाया है हमने, हमें उसके बारे में सोचना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. लॉजिक की बात हम कर रहे हैं. अब हार्डवेयर क्योंकि बहुत अच्छा है तो एक खराब लॉजिक भी बहुत फास्ट रन कर रहा है, और अगर हार्डवेयर बुरा है तो एक अच्छा लॉजिक भी स्लो रन कर रहा है. तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा लॉजिक बेटर है. इनफैक्ट कितना रनिंग टाइम लेगा सॉल्व करने में कोई लॉजिक, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस समय कंप्यूटर पे कितना लोड है. बहुत सारे प्रोग्राम्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो वो भी तो टाइम किल कर रहे हैं ना. तो आपके कंप्यूटर में जो रिसोर्सेज हैं आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त वो अवेलेबल नहीं है. कोई दूसरा प्रोग्राम भी रन हो रहा है, वो भी उन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है. मेमोरी एक रिसोर्स है, प्रोसेसर एक रिसोर्स है, जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज उस प्रोग्राम को रन होने के लिए चाहिए वो ऑक्यूपाइड है, शेयर्ड हो रहे हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के बीच में. तो आपका प्रोग्राम स्लो चल रहा है. आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर में उस समय कितनी प्रोसेसेस चल रही हैं, कितना लोड है उस कंप्यूटर पे, इस पर भी निर्भर करता है कि कितना टाइम आपका लॉजिक ले रहा है. लेकिन ये दोनों फैक्टर्स को मैं एक्सटर्नल फैक्टर बोल रहा हूं. जब हम लॉजिक को कंपेयर कर रहे हैं, लॉजिक अच्छा है कि नहीं, उसको उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाह रहे हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट, उनको छोड़ दीजिए. उससे हम कभी जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लॉजिक बेटर है. इसलिए हम थ्योरेटिकली इस चीज़ को एस्टिमेट करेंगे. हमें एक्चुअल में कंप्यूटर पर रन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमें बहुत आइडियल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा. अब कई सारे फैक्टर्स हैं एक अच्छे लॉजिक को देख रहे हैं तो, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है टाइम एंड स्पेस. यानी एक प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा. हो सकता है एक लॉजिक से हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को तो वो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, जबकि दूसरे लॉजिक से हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो 2x अमाउंट में मेमोरी ले रहा है, यानी ज़्यादा मेमोरी ले रहा है. तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि जो कम मेमोरी ले रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो जो मेमोरी है ना, स्पेस, उसको आप एक रिसोर्स की तरह देखो और टाइम को भी एक रिसोर्स की तरह देखो. और काम करने में रिसोर्स जितने कम यूज़ होंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा. समझ में आई बात? ओके. जैसे घर में आपने एक बावर्ची को रखा हुआ है, एक खाना बनाने वाले को रखा हुआ है. अभी आप सुबह किसी और को बुलाते हो खाना बनाने के लिए, शाम को किसी और को बुलाते हो. अब दोनों की परफॉर्मेंस में आपको चेक करना है कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है. ठीक है.
तो जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है, देखो स्वाद एक अलग बात है, वो आउटपुट अलग चीज है, पर मान लो स्वाद दोनों का एक जैसा बन रहा है, स्वाद दोनों का अच्छा है, तो आप क्या देखोगे कि कौन ईंधन कम खर्च कर रहा है, गैस कम खर्च कर रहा है, कौन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कम कंज्यूम करके भी वो टेस्ट बना पा रहा है, तेल कम डाल रहा है, मसाले कम डाल रहा है, समझ रहे हो, किफ़ायत से काम कर रहा है, आप उसको प्रेफर करोगे ना, क्योंकि वो बेस्ट है, क्योंकि स्वाद तो दोनों एक जैसा दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो जो रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम कंजम्पशन करके अगर काम कर पा रहे हैं और जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ पा रहा है, दैट मीन्स वो बेटर है। तो कम मेमोरी कंज्यूम करके अगर किसी लॉजिक ने परफॉर्म किया तो वो बेटर है। इसी तरीके से टास्क कंप्लीट होने में कितना टाइम प्रोग्राम ने लिया, एग्जीक्यूशन टाइम, वो जितना कम लेगा टाइम उतना ज़्यादा अच्छा है। भाई हम भी चाहेंगे ना कि प्रोग्राम जल्दी रिजल्ट दे, हम वेट थोड़ी करना चाहेंगे, जल्दी रिजल्ट दे। तो परफॉर्मेंस इन दो चीज़ों पे मैटर करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई एनालिसिस इज रिक्वायर्ड? देखो, प्रिडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिदम विदाउट इंप्लीमेंटिंग। अब मैंने अगर किसी प्रॉब्लम, कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं, अब प्रोजेक्ट में मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो सॉल्यूशन बनाऊंगा, लॉजिक बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं मल्टीपल लॉजिक्स बना सकता हूं। अब मल्टीपल लॉजिक्स बना दिए तो ऐसा तो नहीं है कि हर लॉजिक का मैं कोड लिख लिख कर देखूं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, वो तो सही तरीका नहीं है। इतना मेहनत क्यों करेंगे, इतना टाइम क्यों खराब करेंगे? उससे बेटर ये है कि जब हमने एल्गोरिदम बना लिए तो हम एल्गोरिदम लेवल पे, यानी उसको बिना कोड में कन्वर्ट किए, बिना इंप्लीमेंट किए, सिर्फ एल्गोरिदम को देखकर, एल्गोरिदम्स को कंपेयर करके हम बता सकें कि कौन सी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस बेटर है, ये एनालिसिस हम कर सकें। तो एल्गोरिदम्स का एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के पहले ही हम जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी बेस्ट है, उसी को हम इंप्लीमेंट करें, सबको क्यों इंप्लीमेंट करें, ठीक है। एनालिसिस इज ओनली अप्रॉक्सीमेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लिमिटेशन कि एक्चुअल में जब इंप्लीमेंट करेंगे और वहां जो एक्चुअल में वो टाइम कंज्यूम करेगा वो थोड़ा सा अलग हो सकता है जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, क्योंकि थ्योरेटिकली आपने कई चीज़ों को इग्नोर करा होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो चलता है तो थोड़ा बहुत अलग भी आ सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एल्गोरिथम को देखकर बता रहे हैं कि भाई ये कितना टाइम लेगा। देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, मैंने आपको बताया कई सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं कि हार्डवेयर कैसा है ना, बहुत सारी चीज़ें। इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है। अब टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस, 3 तरह के एनालिसिस हैं। एक कहलाता है बेस्ट केस, एक कहलाता है वर्स्ट केस, एक कहलाता है एवरेज केस। अब इन तीनों में फर्क क्या है, पहले इनको समझते हैं। सर्टेन इनपुट टेक्स लेस टाइम फॉर एन एल्गोरिथम टू अकम्प्लिश इट्स टास्क, दिस इज बेस्ट केस। देखो क्या होता है, आपने किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिदम बनाई। अब एक से ज़्यादा एल्गोरिदम हैं हमारे पास सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ खास तरह का इनपुट मिलता है तो ये एल्गोरिदम बहुत जल्दी रिजल्ट दे रही है, ठीक है, कम टाइम में रिजल्ट दे रही है, जबकि कोई दूसरे तरह का डेटा आप दे रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम दे रही है। आई एम नॉट सेइंग कि अमाउंट ऑफ डेटा कितना है, मैं बोल रहा हूँ कि काइंड ऑफ डेटा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सॉर्टिंग की बात करें, ठीक है, हो सकता है कि मैं सॉर्टेड ऑर्डर में ही डेटा दे दूं आपको और बोलूं कि सॉर्टिंग करना है, तो हो सकता है आपका लॉजिक इसको जब सॉर्ट करना चाहे तो क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये कम टाइम में बता दे कि ये तो सॉर्टेड है, बिकॉज उसको तो कुछ एफर्ट डालने नहीं पड़े। अब ये बेस्ट केस है, ठीक है। तो कुछ इनपुट ऐसा हो सकता है हमारी एल्गोरिदम के लिए जो कम समय लेगा टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए। इस सिचुएशन को, इस केस को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट केस। इसी का उल्टा देखिए, वर्स्ट केस।
कुछ ऐसा भी इनपुट हो सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हमारी एल्गोरिदम को अपना काम करने के लिए, ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा वर्स्ट केस। और तीसरा होता है एवरेज केस। एवरेज केस क्या हो गया? सभी का एवरेज निकाल लिया। अब हर चीज़ एकदम वर्स्ट और हर चीज़ हरदम बेस्ट तो नहीं हो सकता ना, बीच में लाई कर सकते हैं ना। तो ऑल अदर केसेस एक्सेप्ट बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, ऑल अदर केसेस को डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ केसेस से, यानी उसका एवरेज निकाल लें, तो हमें मिल जाएगा एवरेज केस। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं। तो कभी भी किसी एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे हैं तो हम उसके 3 केसेस को अलग अलग एनालाइज करेंगे कि बेस्ट केस में कैसा परफॉर्म कर रही है, वर्स्ट केस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और बचे हुए सभी केसेस यानी एवरेज केस में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब एग्जैक्टली उसकी बात करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है टाइम निकालना कि गिवन नंबर ऑफ डेटा पर यह एल्गोरिथम कितना टाइम कंज्यूम करेगी। ये एक गलत फहमी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पर्पस ये बताना नहीं है कि आपकी एल्गोरिथम कितना समय लेगी टास्क को करने के लिए फॉर गिवन नंबर ऑफ इनपुट, बल्कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ डेटा। यानी कि कोई एल्गोरिथम में 10 वैल्यू पे काम करना है, जैसे 10 वैल्यू की सॉर्टिंग करनी है, सेम आपने सॉर्टिंग का कोई लॉजिक बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया, कोई एल्गोरिथम बनाई। अब वही एल्गोरिथम 10 वैल्यू को सॉर्ट करेगी तो कितना समय ले रही है? 20 वैल्यू है ना, 10 वैल्यू को सॉर्ट कर रहे हैं तो T1 समय ले रही है, 20 वैल्यू को सॉर्ट कर रही है तो T2 समय ले रही है, 30 वैल्यू को सॉर्ट कर रहे हैं तो T3 समय ले रही है, 40 वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हैं तो T4 समय ले रही है। तो यहां 10 का चेंज कर रहा हूं मैं, उसके बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं, और यहां पे हम देख रहे हैं T1 से T2 हो गया, T2 से T3 हो गया, T3। तो टाइम में होने वाला चेंज नंबर ऑफ डेटा के चेंज के बेसिस पे, दिस इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द रेट ऑफ चेंज इन टाइम with respect to change in number of data. So it is a measure of rate of change in time with respect to change in input size. Input size मतलब data कितना दे रहे हैं. Various asymptotic notations are there to represent time complexity of an algorithm. अभी asymptotic notation के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, but I hope आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि time और rate of change in time ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जैसे स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है? स्पीड आप जानते हो कि जैसे कितनी स्पीड है, ठीक है, पर स्पीड में होने वाला चेंज, जैसे मान लीजिए आप ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी स्पीड 30 है और थ्रू आउट 30 रहती है, हर मतलब मान लो 4-5 घंटे आपको लगते हैं, पहले घंटे में भी 30 है, दूसरे घंटे में भी 30 है, तीसरे घंटे में भी 30 है, चौथे घंटे में भी 30 है, 5वें घंटे में भी 30 की स्पीड से आप ए से बी तक पहुंच रहे हो। तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे लगा रहे हो, मतलब हर बार आपका उतना ही है, आपकी स्पीड उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि पहले घंटे में 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ऐसे बढ़ रही है। तो आप बोलोगे अरे ये 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा? अगर इस तरीके से आगे बढ़े तो 10 घंटे अगर चलाई तो पता नहीं कितना हो जाएगा, क्योंकि आप हर घंटे के साथ स्पीड बढ़ाते जा रहे हो। तो वही हमें मेजर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटा बहुत सारा देंगे तो इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने 10 वैल्यू करी तो भी T1 टाइम लगा, और 20 वैल्यू ली तो भी T1 टाइम लगा, 30 वैल्यू पे परफॉर्म कर रहे हैं तो भी T1 टाइम लग रहा है, मतलब टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम, कि भाई कितना भी डेटा दे दो ये इतने टाइम में अपना टास्क कर लेगा, T1 टाइम में वो टास्क कर लेगा, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम। तो कोई रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है ना, चेंज हो ही नहीं रहा, टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये चीज हम मेजर कर रहे हैं कि टाइम में क्या बढ़ोतरी हो रही है, किस तेजी से टाइम बढ़ेगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम, किस तेजी से टाइम बढ़ेगा अगर डेटा बढ़ाते जाएं तो।
और यही बात जानने में हम इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर डेटा बहुत सारा आ जाएगा इस प्रॉब्लम के पास तो फिर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। अब ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है? एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है? पास रहते हुए भी कभी ना मिलने वाली स्थिति, जैसे पैरेलल लाइंस, रेल की पटरियां, है ना, वो दोनों पैरेलल चलती हैं पर वो कभी मिलती नहीं, ऐसा सोचो, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। अब ये टर्म यहां क्यों यूज हुई अभी समझ में आएगा। इट इज यूज टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। तो एक्चुअल में जो हम लोग किसी भी एल्गोरिदम का कर्व बनाएंगे ग्राफ पे, तो हम क्या करेंगे, एक और ऐसा कर्व फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो इससे कभी टच नहीं होगा पर इसके बहुत पास होगा। तो या तो वो ऊपर बनाएंगे तो वो अपर लिमिट कहलाएगा और नीचे बनाएंगे तो उसे लोअर लिमिट कहेंगे। कि हम ये कहेंगे कि भाई ये कर्व बता रहा है कि कितना टाइम ले रहा है ना, और ऊपर वाला कर्व ये बता रहा है कि भैया इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा कुछ भी हो जाए, और नीचे वाला कर्व बता रहा है इससे कम टाइम तो नहीं लेगा। तो ये वो कर्व हैं जो ओरिजिनल कर्व से कभी टच नहीं हो रहे पर बहुत पास हैं, मतलब पास रहते हुए भी कभी ना मिलने वाली स्थिति। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में हमें ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है जो ओरिजिनल कर्व के बहुत पास रहते हुए भी उसको टच नहीं करता है, पर या तो ऊपर होता है या नीचे होता है। ठीक है, कुछ आइडिया लगा होगा आपको। सो वी डू नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम टेकन। अब देखो मैंने कहा ना, हमें एक्चुअल टाइम से मतलब ही नहीं है, हम तो अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहे हैं। एक्चुअल टाइम से हमें मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली कितना टाइम ये एल्गोरिदम ले रही है टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। Rather, we are interested in how the time taken by an algorithm increases with the input size. हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि टाइम में किस दर से चेंजेस होने वाले हैं अगर डेटा का साइज बढ़ा रहे हैं तो। एसिम्प्टोटिक नोटेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। जब हम देखो, एक है बिग ओ नोटेशन, एक ओमेगा नोटेशन, एक थीटा नोटेशन होता है। अब देखो क्या अंतर है। मैंने आपको बताए थे 3 केसेस हैं, एवरेज केस है, बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है। तो देखो बेस्ट केस में हम ओमेगा नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। वर्स्ट केस जो होता है उसमें हम बिग ओ नोटेशन यूज करेंगे, और एवरेज केस जो होता है उसमें हम थीटा नोटेशन यूज करते हैं। तो किसी एल्गोरिथम के लिए ये तीनों तरह के नोटेशंस यूज किए जाएंगे, लेकिन यूजुअली हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वर्स्ट केस में कि खराब से खराब स्थिति में ये एल्गोरिदम कैसा परफॉर्म करेगी, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए आप देखोगे सब जगह बिग ओ नोटेशन मेनली लिखा रहता है। ये बिग ओ नोटेशन इस तरीके से लिखा रहता है। ओमेगा कम मिलेगा आपको, ठीक है, ओमेगा ऐसा बनेगा, थीटा जो है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये आपको कम देखने को मिलते हैं क्योंकि ये एवरेज केस और बेस्ट केस है, जो कि रेयर, जो कि बेस्ट केस तो देखो रेयर है, और वर्स्ट केस क्या है, हम वर्स्ट के लिए अगर तैयारी रखें अपनी तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कि बुरे से बुरे हालत में हमारी एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म कर रही है, हम उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए हमेशा हम बिग ओ नोटेशन की बात कर रहे होते हैं। तो चलो एक एक को पहले समझ लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले थीटा नोटेशन से। थीटा नोटेशन यूज़ होता है एवरेज केस के लिए। तो देखो जैसे ये ओरिजिनल कर्व है एफ एन, मतलब कोई एल्गोरिदम है सपोज करो जिसका मैंने कर्व बनाया एफ एन, ठीक है, एफ एन मैंने कर्व बना लिया। तो ये देखो ये बन गया एफ एन कर्व, ठीक, ये कर्व। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक दूसरा कर्व जो इससे जस्ट ऊपर है और एक कर्व जो उससे जस्ट नीचे है। और देखो हो सकता है कि ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन n0, यानी इधर की जितनी वैल्यूज उनके लिए ये अपर लिमिट वाला ग्राफ है, ये उस ओरिजिनल है, और ये लोअर लिमिट वाला ग्राफ है सपोज करो, ठीक है। तो ये तो था आपका फंक्शन एफ एन, क्लियर, ये तो था एफ एन। अब एफ एन कुछ ऐसा है, ये भी तो एक फंक्शन है ना, इसको जी एन बोल दो। ये है जी एन सी टू। सी टू इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड टू दिस जी एन,
एंड C1 इज एनी कांस्टेंट वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड टू सेम फंक्शन Gn। तो एक सेम फंक्शन है ये और ये सेम फंक्शन है, बस इसमें C2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें C1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, पर एक इसके ऊपर आ रहा है, एक इसके नीचे आ रहा है। ऐसे दो कर्व हमको फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे Gn क्या है, ठीक है, नीचे समझो। जैसे मान लो कि कोई आप इक्वेशन बनाते हो 3n³ + 5n² + 4, ठीक है। अब n की वैल्यूज आप रखोगे तो ये कुछ टर्म आएगी, ये कुछ टर्म आएगी, ये कुछ टर्म, इसमें हो रहा है क्यूब, इसमें तो स्क्वायर हो रहा है, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है। तो n की बहुत बड़ी वैल्यूज पर आप देखोगे ये वाली टर्म तो बहुत बड़ी आएगी क्योंकि इसमें पावर 3 हो रहा है। कंपैरेटिवली ये टर्म उतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि इसमें स्क्वायर हो रहा है और ये तो 4 फिक्स है। तो मैं ये कहता हूं कि n की बड़ी वैल्यूज पे इन दोनों टर्म का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। जो भी वैल्यू आनी है वो इसके कारण आनी है। तो जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसको ही आप कंसिडर करो और उसमें भी कांस्टेंट पार्ट को हटा दो, सिर्फ आपको ये डिग्री से मतलब है। तो आप बोलते हो कि Gn = n³, ठीक है, Gn = n³, बाकी सबको इग्नोर कर दिया बिकॉज आप अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हो। तो आप कहते हो कि Gn की वैल्यू n³ है। तो मान लो ये वाला जो कर्व था Fn हैज सम इक्वेशन, कुछ हो सकता है लाइक n³ + bn + c, इस तरीके से कुछ होगा ये, ठीक है। और हमने क्या किया, एक Gn निकाल लिया जो कि n³ है। अब n³ में यानी Gn में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर वाला कर्व बन जाता है, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला कर्व बन जाता है, ठीक है, ऐसा है। तो हम ये कहते हैं कि Fn जो है हम ऐसे लिख रहे हैं θGn। तो यहां हमें डिग्री मिल रही है, n³ है ना, Gn इज व्हाट, n³। तो हम क्या बोल सकते हैं, θn³। So what is θn³? θn³ denotes that the rate of change in time grows cubically of number of data। मतलब नंबर ऑफ डेटा आप 2 से 3 करते हो तो जो टाइम है वो 8 से 27 हो जाएगा। मतलब मैंने इनका क्यूब कर दिया, समझ रहे हो, इस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो θn³ ये बता रहा है कि एवरेज केस में इसकी परफॉर्मेंस ये रहेगी, ये क्यूबिक दर से, क्यूबिक वे में चेंज होगा। टाइम किस दर से बढ़ेगा, क्यूबिक, ठीक है। तो हमें ये सारी टर्म से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या होता है, ये डिग्री से मतलब होता है। तो हम बोलते हैं θn³, ठीक, ओके। C1 C2 पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये किसी n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n0 से, ये n0 है, ठीक। तो इस तरीके से हम थीटा नोटेशन शो करते हैं। बिग ओ नोटेशन जो कि वर्स्ट केस में यूज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपर बाउंड्री तय करता है। एसिम्प्टोटिक इसलिए बोल रहे हैं। तो सेम बातें कि अगर कोई कर्व है आपके पास, कोई एल्गोरिदम है, उसके लिए Fn आपने बनाया हुआ है, तो आप क्या फाइंड आउट करते हो, आप फाइंड आउट करते हो Gn, एक फंक्शन जिसकी डिग्री वही रहेगी जो Fn की डिग्री थी, ठीक है। और ये जो आपने निकाल लिया ना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बोलो कि Gn जो है ये कुछ आएगा, मे बी n² आ रहा है या n आ रहा है या log n आ रहा है, कुछ तो आ रहा है Gn बराबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे O ऑफ Gn, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ Fn, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ Fn। तो Gn जैसे मान लीजिए n² आ रहा है तो ON² हमने बोल दिया, ठीक है। मतलब अब Fn के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले तो Fn कितना है, Fn मान लीजिए है 2n² + 3n + 4, इस तरीके से। तो आपने कहा Gn क्या है, Gn आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है तो आपने कहा n², ठीक है। तब आप कहते हो कि Gn में किसी
कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे ऊपर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 3, तो 3 ऑफ gn बिकम्स 3n स्क्वायर. सो 3n स्क्वायर हमेशा ज़्यादा आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 से. आप कहोगे हमेशा ज़्यादा आए, ज़रूरी तो नहीं, पर n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये वाला डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा. ठीक है, तो 3n स्क्वायर ये वाला कर्व हो गया. ठीक है, अब ये 3n स्क्वायर जो है ये c इंटू जी एन है, तो c हो गया 3, तो gn हो गया n स्क्वायर. ओके, तो आप बोलते हो ओ जी एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैं बोलूंगा ओ एन स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जी एन मतलब n स्क्वायर, तो ओ एन स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसी तरीके से ओमेगा नोटेशन देख रहे हैं तो उसमें नीचे वाला कर्व देख रहे हैं, उसमें ये होगा कि सी जी एन. अब जैसे सेम ले लेते हैं एफ एन 3, ये कितना था, एफ एन ले लो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 ऐसा लिखा हुआ है. तो मैंने कहा जी एन n स्क्वायर है, तो c इंटू जी एन, तो मतलब c की वैल्यू मैंने 1 ले ली, 1 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर है ना, c इंटू जी एन. तो ये जो वैल्यू रहेगी ना, ये हमेशा इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी. ठीक है, तो ये नीचे का कर्व हो गया ये वाला. क्लियर. तो इसमें जो जी एन है वो n स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा n स्क्वायर. ओमेगा n स्क्वायर हमेशा किसको बता रहा है, बेस्ट केस को बता रहा है कि बेस्ट केस में ये इतना टाइम लेगा. क्लियर. अब सवाल ये उठता है कि ये सब कैलकुलेट कैसे करोगे. ये तो हमें नोटेशन समझ में आया कि इसका मतलब डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है, पर इसको कैलकुलेट कैसे करोगे. इसके लिए मैं 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं और उससे आप समझिए. पहला फैक्टोरियल का, दूसरा इंसर्शन सॉर्ट का. तो मुझे फैक्टोरियल के प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे. देखो, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कर रहा हूँ इनिशलाइज, तो ये कुछ कांस्टेंट टाइम लेने वाला है, तो ये टाइम मान लीजिए t1 ले रहा है. ठीक है, कुछ होगा कांस्टेंट टाइम t1 या c1 ले लो, c1 टाइम ले रहा है ये कांस्टेंट टाइम. फिर ये इफ़ कंडीशन चेक होती है, इफ़ कंडीशन चेक होगी तो ये भी कुछ कांस्टेंट टाइम लेगा, कुछ तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा ना, उसको c2 बोल दो. रिटर्न 1 कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न 1 होगा, पर रिटर्न 1 हो या ना हो ये c2 तो टाइम लगना ही लगना है क्योंकि कंडीशन तो चेक होगी. अब इधर फॉर लूप लगा है. देखो ये वाला जो है ना, ये c3 टाइम ले रहा है, f असाइन i इंटू एफ, लेकिन ये काम हो रहा है n टाइम्स. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इतने पोर्शन को n टाइम्स ऑफ c3. समझ में आया, n टाइम्स ऑफ c3, क्योंकि c3 टाइम ये ले रहा है और ये काम n टाइम्स हो रहा है, तो ये n टाइम्स c3 हो गया. ठीक है, और रिटर्न f करा रहे हो, तो रिटर्न f करा रहे हो तो वो भी कुछ टाइम ले रहा है c4. अब देखो ये तो कांस्टेंट टाइम है, ये भी कांस्टेंट टाइम है, ये भी कांस्टेंट टाइम है, ये मिलकर एक कांस्टेंट ही आएगा, पर इसके अंदर n है. ये तो n पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये भी n पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी n पे डिपेंड नहीं कर रहा, पर ये कर रहा है. तो आप कह सकते हो कि जो हमारा फंक्शन बना वो बना c3 इंटू n, यही वाली टर्म लिख लिए, प्लस सम कांस्टेंट लाइक c. तो अभी इस बात से मतलब नहीं कि c3 की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, इससे कभी मतलब नहीं है, पर आप लिख सकते हो gn इज n, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे कि जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म रहती है बस उससे मतलब होता है, उसमें भी कांस्टेंट पार्ट से मतलब नहीं होता है, बाकी सबको आप इग्नोर करो. ये आ गया आपका gn. तो आप बोलोगे O ऑफ gn, gn मतलब n, तो ON इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. ठीक है, ये वर्स्ट केस में. ठीक, ओके. अब इंसर्शन सॉर्ट का और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं. जैसे इंसर्शन सॉर्ट का ये लॉजिक है. अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले ये टेम्प वाला जो है ना, ये कितना टाइम ले रहा है, सपोज करो c1 ले रहा है. ये जो है ये कितना टाइम ले रहा है, इफ़ कंडीशन, ये इफ एल्स लगा हुआ है, तो ये कितना टाइम ले रहा है, ये c2 टाइम ले रहा है सपोज करो, है ना. तो ये पूरा जो कोड है इफ एल्स वाला, ये c2 टाइम ले रहा है. ठीक है, और ये लूप लगा हुआ है ऊपर, ये लूप लगा हुआ है, ये i-1 से लेके 0 तक चल रहा है. ओके, i-1 से 0 तक चल रहा है.
ठीक है, तो आई टाइम्स चल रहा है, मतलब ये है ना, आई टाइम्स चल रहा है, तो ये हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ C2, आई टाइम्स ऑफ C2, ठीक है ना। ये जो फॉर लूप है ये आई टाइम्स ऑफ C2 है, ठीक है। लेकिन ये फॉर लूप ना इस फॉर लूप के अंदर है, तो ये C1 है ना, ये C1 प्लस आई टाइम्स ऑफ C2, ठीक है। और नीचे का ये भी तो कुछ टाइम ले रहा होगा ना, ये वाला, हाँ ये भी तो कुछ टाइम ले रहा होगा, ये ले रहा होगा सपोज करो C3 टाइम, है ना। ये इस अंदर वाले फॉर के बाहर है क्योंकि, पर इस वाले फॉर लूप के अंदर तो ये 3 स्टेप है ना, तो ये 3 स्टेप पे मैंने इसको बोला C1 टाइम ले रहा है, इसको बोला आई टाइम्स ऑफ C2 और इसको बोल रहा हूँ C3, तो इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये इन तीनों का टाइम कंजम्पशन, पर ये काम n टाइम्स हो रहा है, तो इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो i की वैल्यू है ये n टाइम्स जा रही है ना, 1 to n, तो ये जो i-1 है इसको भी आप n के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो n, अब वो n-1 है कि n-2 है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी n लिख सकते हो, i कैन बी रिप्लेस्ड विथ n, तो ये हो जाएगा। अच्छा C1 और C3 को अगर ऐड करोगे तो ये तो कांस्टेंट ही आएगा कुछ, इसको C बोल देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ लिख दो नीचे n टाइम्स ऑफ nC2 प्लस C, तो ये हो जाएगा n² C2 प्लस nC, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये तो Fn है, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म n² है, तो आप क्या बोलोगे Gn मतलब हो जाएगा n², ठीक है। तो आप बोलोगे ओमेगा Gn मतलब ओमेगा n², तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली ये वाली, यहाँ पर भी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है ये वाली, ठीक है। अब लूप के अंदर जब लूप लगा है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो ON² आएगा ही आएगा, ठीक है। पर ठीक है वो कई बार अलग भी हो जाता है, इसलिए जनरलाइज मत करना उसको, लेकिन हाँ इस सिचुएशन में तो हमको ON² मिल रहा है, गॉट इट। अब अगर आप बेस्ट केस को एनालाइज करते हैं ना, तो बेस्ट केस में ये होता है कि ये लूप पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ब्रेक हो जाता है, मतलब कि ये लूप कभी चल ही नहीं पाता है, वन टाइम चल के छूट जाता है। तो ये बेस्ट केस की बात बता रहा हूँ इंसर्शन सॉर्ट में। तो ये बेस्ट केस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कांस्टेंट टाइम ले रहा है, मतलब आई टाइम्स नहीं चल रहा है, ये एक ही बार चल रहा है। तो ये C1 ये C2 ये C3, तो इधर C1 C2 C3 हो जाएगा, तो ये n टाइम्स ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमको ये पता चल रहा है कि बेस्ट केस में ये फंक्शन जो है ये n टाइम्स ही चल रहा है, मतलब जो Gn हो जाएगा Gn बिकम्स n। तो अब बेस्ट केस के लिए तो आप ओमेगा लेते हो ना, तो ओमेगा n, तो बेस्ट केस में ये परफॉर्मेंस है इसकी, वर्स्ट केस में ये परफॉर्मेंस है ON², ठीक है। एवरेज केस में भी आपकी θn² होगा। तो आप एक ही एल्गोरिथम के लिए ये भी लिखते हो, ये भी लिखते हो, ये भी लिखते हो, तीनों लिखते हो, एवरेज केस भी लिखते हो जो कि थीटा से लिखा, बेस्ट केस भी लिखते हो जो ओमेगा से लिखा, वर्स्ट केस भी लिखते हो जो बिग ओ से लिखा। अब ये तीनों जब बता देते हो तो आप एक एल्गोरिथम का कंप्लीट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब कर रहे हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक जनरल परसेप्शन जो आपको बनाना चाहिए वो ये है कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशन वाइज आपको देखकर समझ में आ रहा है कि ज़्यादा है और किसकी कम है। मतलब जितने कम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका मतलब है वो कम टाइम कम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे अच्छी है, O1 मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। उससे ज़्यादा है O log n, उससे ज़्यादा है ON, उससे ज़्यादा है ON log n, उससे ज़्यादा है ON², उससे ज़्यादा है ON² log n, उससे ज़्यादा है ON³, उससे भी ज़्यादा है O सम कांस्टेंट की पावर n, तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दो एल्गोरिदम हैं और दोनों एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस आता है। तो एक का मान ली जाता है O log n
और एक का आ रहा है ON, तो आप क्लियरली बता सकते हो किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो आप बोलोगे O log n वाले की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो ये एक जनरल परसेप्शन है, इस तरीके से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो और एक इनफ अंडरस्टैंडिंग आई होप आपकी बन गई होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर। बाकी तो अगर इसमें आप डीप डाइव करने जाते हो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आप और कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। बट हाँ, थ्योरेटिकल अंदाज में कहूँ तो ये बिल्कुल इतना ही है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, कुछ नई चीज़ जानने समझने को मिली होगी आपको। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए इसको अपने दोस्तों के बीच में। आप कमेंट देकर अपने सुझाव दे सकते हैं, जो भी आपको इस वीडियो के बारे में कहना है वो आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे ना बहुत सारा कंटेंट अभी आ रहा है, बहुत सारा आपके काम का, चाहे वो फैंग कंपनी की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड हो, बहुत सारा कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ। अब अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपके लिए बेहद काम का होने वाला है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और हाँ, जाते जाते आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को रीड करना ना भूलें। उसमें बहुत सारे अमेजिंग लिंक्स दिए हुए हैं जो आपके बेहद काम आ सकते हैं। अगर ज़रूरी लगता है आपको तो उस पर क्लिक करके ज़रूर एक्सप्लोर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।